हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर कांचन दरुक्कर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम अजूस्पर्मिया मतलब कि जीरो स्पर्म काउंट क्या होता है और क्या जीरो स्पर्म काउंट होने पर प्रेगनेंसी रह सकती है, इसके बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जब जीरो स्पर्म काउंट होता है तो हम उसे अजूस्पर्मिया ऐसा कहते हैं। इसमें सीमेन प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल होता है, मतलब कि सीमेन प्रोड्यूस हो रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा है। लेकिन जब हम सीमेन एनालिसिस करते हैं, मतलब कि माइक्रोस्कोप के नीचे हम ये जो सीमेन है वो एग्जामिन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसमें स्पर्म्स जो है वो नहीं है, जीरो स्पर्म काउंट है। तो ये जीरो स्पर्म काउंट क्यों हो जाता है, इसके लिए क्या कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है और जीरो स्पर्म काउंट होते हुए भी क्या प्रेगनेंसी रह सकती है, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अगर हम देखें टोटल पॉपुलेशन में, अगर हम देखें तो 1% ही पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें जीरो स्पर्म काउंट होता है, अजूस्पर्मिया होता है। लेकिन अगर इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हम देखते हैं तो अराउंड 10% लोगों में जीरो स्पर्म काउंट जो है वो देखा गया है। इसके कारण क्या क्या होते हैं, तो इसके लिए जनरली एक प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर और पोस्ट टेस्टिकुलर ऐसे कारण जो है वो देखे गए हैं। लेकिन ये कारण जो है वो जानने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि जो स्पर्म प्रोडक्शन है या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कैसे होता है। तो स्पर्म प्रोडक्शन कैसे होता है, हमारे मस्तिष्क में एक हाइपोथैलेमस करके रीजन होता है। यहाँ से जीएनआरएच मतलब कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है। ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये एक पिट्यूटरी नाम की हमारे शरीर में ग्रंथि होती है, इसके ऊपर एक्ट करता है। इसमें से ये पिट्यूटरी ग्लैंड में से एफएसएच और एलएच ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं। और मेल्स में ये जो एफएसएच और एलएच हार्मोन है ये गोनाड्स पे एक्ट करते हैं। ये गोनाड्स पे एक्ट करते हैं, तब यहाँ पे गोनाड्स में, टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन चालू होता है। ये एफएसएच हार्मोन जो है ये मेनली ये गोनाडोट्रोपिन एक्ट करता है और स्पर्म प्रोडक्शन चालू करता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए आपके जो मस्तिष्क में से ये जो सिग्नल निकल रहे हैं जीएनआरएच और एफएसएचएलएच, ये प्रॉपरली निकलना जरूरी है। और ये टेस्टिस के ऊपर एक्ट होने के बाद टेस्टिस में से स्पर्म प्रोडक्शन भी होना जरूरी है। और ये स्पर्म प्रोडक्शन होने के बाद जो एक प्रॉपर एक डक्ट होती है, मतलब कि इपिडिडामिस, जहाँ से कि इजैकुलेटरी डक्ट होती है जो कि मियाटिस में ज्वाइन होती है, यहाँ तक ये जो सीमेन है ये पहुंचना ये भी जरूरी होता है। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये अगर प्रॉपरली आपका वर्क कर रहा है तो फिर सीमेन प्रोडक्शन जो है वो प्रॉपर होता है। अब किसी कारणवश अगर मस्तिष्क में कुछ प्रॉब्लम है और एफएसएच और एलएच हार्मोन जो है वो प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो रहे हैं, जिसको हम प्री टेस्टिकुलर कॉजेज कहते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में फिर अजूस्पर्मिया होता है। जैसे कि क्लिनफिल्टर सिंड्रोम होता है, कैल्मिन सिंड्रोम होता है। ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि हाइपोगोनाड्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म हो जाता है, मतलब उनमें जो हार्मोन्स है, जो मस्तिष्क में से निकलने वाले हार्मोन्स है, यही कम रहते हैं। तो इसकी वजह से फिर गोनाड्स को भी हार्मोन्स नहीं मिल रहे हैं, तो फिर स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन ये जो प्री टेस्टिकुलर कॉज है ये बहुत कम लोगों में दिखता है, अराउंड 5 to 7% ही लोगों में ये कॉज दिखता है। अब जो भी पेशेंट्स हैं जिनमें टेस्टिस में कुछ प्रॉब्लम है, तो टेस्टिस में टेस्टिकुलर कॉजेस क्यों होते हैं, जैसे कि कभी टॉर्शन हुआ है, टेस्टिकुलर टॉर्शन हुआ है, कुछ टॉक्सिक ड्रग्स से एक्सपोजर हुआ है बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी, या फिर कुछ रेडियोथेरेपी हुआ है, या फिर कुछ वेरिकोसील हुआ है, कुछ मम्स ऑर्केटिस हुआ है, या कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से टेस्टिकुलर इन्फेक्शन हुआ है, या फिर ऑर्केटिस जिसको हम बोलते हैं, ये सारी चीज़ों की वजह से टेस्टिस का अट्रोपी हुआ है, टेस्टिकुलर टिश्यू डैमेज हुआ है, तो इसके वजह से भी अजूस्पर्मिया हो सकता है। इसका इंसिडेंस कितना है, तो इसका भी अराउंड 30 to 40% इंसिडेंस है। ये हो गए हैं टेस्टिकुलर कॉजेज। अब पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेज जो है वो क्या होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन हमें देखा गया है, मतलब कि टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन किसी कारणवश ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से टेस्टिस में से स्पर्म्स जो है वो बाहर नहीं आ रहे हैं, इसको हम पोस्ट टेस्टिकुलर कॉज कहते हैं। फिर ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया ऐसा भी हम इसे कहते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया है ये हमें कैसे पता चलता है, तो इसके लिए हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, कुछ हार्मोन टेस्ट करते हैं।
जनरली ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में ये सारे हार्मोन टेस्ट जो है वो नॉर्मल रहते हैं। तो ये कौन से हार्मोन टेस्ट हम लोग करते हैं? तो इसमें जनरली हम लोग एफएसएच हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और थायराइड हार्मोन करते हैं। इसके अलावा इस्ट्रोजन हार्मोन भी हम लोग कर सकते हैं और यूएसजी स्क्रोटम ये हम लोग करते हैं। इसके अलावा कैरियोटाइपिंग, मतलब कि जो आपका कैरियोटाइपिंग है 46XY, ये नॉर्मल है कि नहीं, ये हम लोग देखते हैं। और वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन, ये भी एक टेस्ट हम लोग करते हैं। तो ये सारी जो जांचें हैं ये हमें बताती है कि जो आपका अजूस्पर्मिया है ये प्री टेस्टिकुलर है कि पोस्ट टेस्टिकुलर है। अब ये जांचें करने के बाद हमें जनरली पता चलता है कि ये जो आपका अजूस्पर्मिया है ये ट्रीटेबल है कि नहीं। तो जनरली जो भी मोस्ट कॉमन अजूस्पर्मिया, जैसे मैंने बोला कि ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया होता है जिसमें क्या हार्मोन लेवल जो है वो नॉर्मल होते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी सक्सेसफुल देखा गया है। और ऐसे पेशेंट्स में हमें जो ट्रीटमेंट है जिसमें हम लोग टीज़ा या माइक्रोटीज़ा ये ट्रीटमेंट करने से हमें स्पर्म्स जो है वो सर्जिकली रिट्रीव हो सकते हैं। बहुत बार पेशेंट्स को ये रिपोर्ट एक्सेप्टेंस का भी प्रॉब्लम रहता है कि हम लोग जब पेशेंट्स को बोलते हैं कि नहीं ज़ीरो स्पर्म काउंट हमें मिला है, तो बहुत बार इसका एक्सेप्टेंस कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है कि ज़ीरो स्पर्म काउंट नहीं हो सकता है। लेकिन इसके बारे में आपका रिपोर्ट्स के बारे में आपने एक्सेप्टेंस रखना ये भी बहुत ज़रूरी है। और आगे के जो भी आपको ब्लड टेस्ट बताए गए हैं वो आपने करवाना ये भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर एक सिंगल रिपोर्ट आपका हुआ है तो ज़रूर आपने ये रिपोर्ट जो है वो रिपीट कराना चाहिए। 2 हफ्ते बाद फिर से आपने एक सीमेन एनालिसिस करके देखना चाहिए। अगर उसमें भी हमें अजोस्पर्मिया दिखता है तो ज़रूर ये अजोस्पर्मिया डायग्नोसिस है और उसके लिए आगे ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए इसके बारे में आपने आपके फर्टिलिटी कंसल्टेंट से बात करनी चाहिए। अब ये ट्रीटमेंट्स कौन से होते हैं, इसमें क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है? क्या सिर्फ डोनर स्पर्म ही ट्रीटमेंट अवेलेबल है या फिर और कोई ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है? सो डियर फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे रिसेंट एडवांसेस हुए हैं जिससे कि हमें जिनको ज़ीरो स्पर्म काउंट है ऐसे पेशेंट्स में भी हम लोगों ने उनके खुद के स्पर्म से उनको प्रेगनेंसी जो है वो अचीव हुई है। आईवीएफ टेक्नोलॉजी से हम लोग ये जो प्रेगनेंसी है वो अचीव कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले प्राइमरी इवैल्यूएशन करते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये जो सारे टेस्ट हैं वो हम करते हैं। और अगर हमें ये टेस्ट में ऐसा पता चलता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजोस्पर्मिया है तो उसके बाद हम लोग टीज़ा मतलब कि टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन, ये एक टेक्निक हम कर सकते हैं जिसमें हम अंडर एनेस्थीसिया आपको भूल दे के टेस्टिस में कुछ एक छोटी निडल की सहायता से हम जो स्पर्म्स हैं वो रिट्रीव कर सकते हैं। इसे टीज़ा कहा जाता है। या फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो माइक्रो टीज़ा के लिए भी जा सकते हैं। ये जनरली टेस्टिकुलर अजोस्पर्मिया में हमें ज़्यादा एडवाइजेबल रहता है। तो टीज़ा या फिर माइक्रो टीज़ा कौन सी आपके केस में कौन सा ट्रीटमेंट लगेगा ये हम आपके हार्मोन टेस्ट के ऊपर से डिसाइड करते हैं। लेकिन टीज़ा या फिर माइक्रो टीज़ा ये दोनों भी जो ट्रीटमेंट है इससे हमें सर्जिकली स्पर्म जो है वो रिट्रीव हो सकते हैं। ये जो एक्सट्रैक्टेड स्पर्म्स रहते हैं इनको हम डिन्यूट करते हैं और जो एग होता है इसमें हम इंजेक्शन से ये जो टेस्टिकुलर स्पर्म्स जो हमें मिलते हैं हम इंजेक्शन से ये एग में इंसर्ट करते हैं और इससे हमें एम्ब्रियोज जो है वो मिलते हैं। ये हेल्दी एम्ब्रियोज हमें मिलते हैं और ये एम्ब्रियोज जो है वो हम फीमेल की यूट्रस में ट्रांसफ़र करने के बाद हमें प्रेगनेंसी जो है वो मिल सकती है। तो इसका सक्सेस रेट कितना होता है? तो जनरली अगर हमें हार्मोन रिपोर्ट्स अच्छे नॉर्मल मिल रहे हैं, आपका सोनोग्राफी हमें नॉर्मल मिल रहा है, तो ऐसे केसेस में सर्जिकल रिट्रीवल के चांसेस जो है वो 60 to 70% तक के भी होते हैं। ऑफकोर्स टेस्टिकुलर अगर कॉज है तो थोड़ा ये जो रिट्रीवल के चांसेस जो है वो गार्डेड होते हैं। ऐसे केसेस में हमें जो टेस्टिकुलर वॉल्यूम है और हार्मोन टेस्ट है ये सारी चीज़ें भी हमें इवैल्यूएट करनी पड़ती है। और ऐसे केसेस में रिट्रीवल रेट जो है वो माइक्रो टेस्ट से अराउंड 30 to 40% भी हमें मिल सकता है। और इसके बाद हमें अगर हमें स्पर्म्स जो है वो अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं तो ऐसे केसेस में भी हमें प्रेगनेंसी जो है वो 60 to 70% पेशेंट में पॉजिटिव प्रेगनेंसी सक्सेस मिल सकता है। तो
ये सारी चीज़ें जो है इसका प्रॉपर इवैल्यूएशन होना पहले तो बहुत ज़रूरी होता है। आपके जेनेटिक टेस्टिंग, कैरियोटाइपिंग और वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन ये भी हमें करवाना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद हमें ये जो सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स है, इससे आपको पॉजिटिव प्रेगनेंसी जो है वो मिल सकती है। टेस्टिकुलर पीआरपी ये भी एक टेक्निक है बहुत सारे पेशेंट में, जब जिनमें टेस्टिकुलर टिश्यू जो है वो कम है, उनमें टेस्टिकुलर वॉल्यूम जो है वो कम है, उनके केसेस में टेस्टिकुलर पीआरपी जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी करके देखा गया है इसकी तरफ, और इसमें बहुत सारे पॉजिटिव केस रिपोर्ट्स भी हमें मिले हैं। अब इसके बावजूद अगर हमें नहीं मिल रहा है, माइक्रोटीज़ा हमने कर लिया, इसके बावजूद भी हमें अगर प्रेगनेंसी नहीं मिल रही है, तो हम डोनर आईवीएफ के लिए भी जा सकते हैं। मतलब कि इक्सी डोनर स्पर्म्स ये एक लास्ट ऑप्शन हमारे लिए रह सकता है, पर इक्सी डोनर स्पर्म्स करके भी प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिवली अचीव हुई है। जिन्होंने आईयूआईडी कराया है, मतलब कि आईयूआई विद डोनर स्पर्म कराया है, उनको पता है उनका अजूस्पर्मिया है, आईयूआई विद डोनर स्पर्म कराया है और उसमें हमें सक्सेस नहीं मिला है, तो आईवीएफ विद डोनर स्पर्म ये इससे हमें सक्सेसफुल आउटकम जो है वो मिल सकता है। और आईवीएफ विद डोनर स्पर्म्स का सक्सेस रेट भी अराउंड 70-75% तक रहता है। सो ये जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रह सकता है, इसके बारे में ज़रूर आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से आपने डिटेल में डिस्कशन करना चाहिए। और अजूस्पर्मिया होते हुए भी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आउटकम आपको ज़रूर मिल सकता है। ओनली थिंग इज़ कि आपको एक प्रॉपर एक आपके फर्टिलिटी कंसल्टेंट से इसके लिए कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है, और एक प्रॉपर इवैल्यूएशन आपका होना, आपके हार्मोन टेस्ट होना, एक सोनोग्राफी होना, आपकी जेनेटिक टेस्ट होना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और जो भी स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स आपके लिए मॉडर्न स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स जो मैंने बोले, जैसे कि टीज़ा और माइक्रोटेसे, ये जो सारे टेक्निक्स हैं ये हमें सर्जिकली स्पर्म रिट्रीव करने के लिए मदद करते हैं। सो दिस वॉज अबाउट अजूस्पर्मिया, यानी कि जीरो स्पर्म काउंट होता है तब हम लोग कैसे प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं, अजूस्पर्मिया के कारण क्या होते हैं ये हमने जाना, और इसमें हम लोग कैसे कैसे इवैल्यूएशन करते हैं ये हमने जाना, इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, कुछ नया ही इन्फॉर्मेशन आपने इससे जाना हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।